तो स्वागत है आप सभी का एक और अमेजिंग वीडियो पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे थॉर वर्सेस हल्क वर्सेस सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी। यानी क्या होगा अगर हम तीनों कैरेक्टर्स की ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर करें और जानने की कोशिश करें कि इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है। क्योंकि इन तीनों कैरेक्टर ने काफ़ी अच्छी फीट शो की है। जैसे एक ने तो न्यूक्लियर अटैक संभाला है, दूसरे ने यूनिवर्स की संभालने वाली पावर को भी संभाल रखा है यानी कि स्नैप, और तीसरे कैरेक्टर ने पूरे स्टार की एनर्जी झेली है। तो टेक्निकली ये तीनों फीट्स ही काफ़ी इंप्रेसिव एंड पावरफुल हैं। सो हम इन तीनों फीट्स को कंपेयर करेंगे एंड उसके अलावा ओवरऑल भी कंपेयर करेंगे, और अगर टाइम मिला तो कॉमिक्स में भी चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े तुम इन कुछ कमेंट्स के बारे में भी जान लो, जहाँ पे सुपरमैन के खिलाफ में एक कमेंट कहा गया कि सुपरमैन इतना कम ड्यूरेबल है कि वो सिर्फ एक मिसाइल से नॉकआउट हो गया था, और टेक्निकली आयरन मैन के पास न जाने कितनी सारी मिसाइल है। सो आयरन मैन वर्सेस सुपरमैन में आयरन मैन बहुत आसानी से जीत जाएगा, जहाँ आयरन मैन सिर्फ अपने एक ही मिसाइल से सुपरमैन को नॉकआउट कर देगा। सो ये कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। अब अगर बात की जाए थॉर के कमेंट की, तो थॉर के बारे में ये कमेंट देखो कि थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की हीट नहीं झेली, बल्कि वो तो उसका आर्मर था जिसने उसको बचा लिया। लेकिन थॉर इसकी हीट पूरी नहीं सह पाता, और वैसे भी उसके बाद वो मर गया था। और इतना ही नहीं, जो थानोस ने पावर स्टोन का यूज किया था वो सिर्फ 0.001% पावर्स के साथ किया था, जिससे मे भी एक सिटी भी ना डिस्ट्रॉय हो। अब ये दोनों ही कमेंट्स काफ़ी बेहतरीन थे। अब हल्क की भी काफ़ी बुराई की गई है, जहाँ इस कमेंट को तुम अच्छी तरह से देख सकते हो। सो हल्क बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन चाहे जितना ही पावरफुल क्यों ना हो, थानोस ने उसे 12-13 पंचेस से नॉकआउट कर दिया है, और वैसे भी आयरन मैन उसे नॉकआउट कर चुका है। तो हल्क की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है, और आई थिंक कैप्टन मार्वल की पावर्स हल्क से ज़्यादा है एंड वो हल्क से ज़्यादा ड्यूरेबल है। अब चलो, हल्क का तो थोड़ा बहुत लॉजिकल भी लग रहा है, बट थॉर एंड सुपरमैन के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की इसने। तो इन दोनों के अगर रिप्लाई भी तुम्हें चाहिए तो तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और भाई तो तुम क्या सोचते हो इस कमेंट के बारे में, नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना, बट ऐसे ही कमेंट मत लिखना। And without wasting any more time, let's get started. सबसे पहले हम बात करेंगे हल्क की, क्योंकि हल्क के फिट्स काफ़ी सुलझे हुए हैं, जहाँ पे हल्क ने स्नैप किया एंड उसके बाद लौट गया। अब अगर टेक्निकली स्नैप की पावर्स देखी जाए तो स्नैप इतना पावरफुल है कि इससे किसी भी कैरेक्टर की जान जा सकती है। और इवन सुपर हीरोज़ में सिर्फ 2 ही 3 कैरेक्टर्स होंगे जो मे बी इसे सर्वाइव कर पाएँ, जिनमें थॉर एंड हल्क सुपीरियर हैं, एंड मे बी कैप्टन मार्वल भी सर्वाइव कर पाए। लेकिन जबकि आयरन मैन जैसा पावरफुल कैरेक्टर जिसने पावर स्टोन की एनर्जी बीम को ब्लॉक कर रखा है, वो भी इसका अटैक नहीं संभाल पाया। बट एक बहुत ही बड़ा मेन कंक्लूजन ये आ जाता है कि हल्क में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसे सर्वाइव कर पाए। अब टेक्निकली मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर इन्फिनिटी स्टोन्स के स्नैप जितनी ही पावर हल्क पे सीधे इंजेक्ट कर दी जाए विदाउट एनी वे, या फिर एनर्जी के फॉर्म में इंजेक्ट की जाए, तो हल्क का यहाँ पे मरना तय है। क्योंकि हल्क चाहे जितना ही ड्यूरेबल क्यों ना हो, लेकिन वो इतना ड्यूरेबल नहीं है कि स्नैप की पावर सह पाए। अब उसने फिर ये स्नैप कैसे पॉसिबल कर लिया, अब तुम लोगों का यही क्वेश्चन होगा। तो टेक्निकली वो स्नैप को इसीलिए पॉसिबल कर पाया क्योंकि उसके पास गामा रेडिएशन है, एंड टेक्निकली स्नैप से निकलने वाली रेडिएशन गामा होती है, एंड हल्क में भी कूट कूट के गामा रेडिएशन ही भरी है। अब जहाँ पे 2 ही चीज़ें सेम मिल जाती हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पे डैमेज नहीं होगा, बट नॉर्मल के कंपैरेबली में कम डैमेज होगा, एंड दैट्स द रीजन कि मे बी हल्क इसे सर्वाइव कर पाया हो। अदरवाइज हल्क की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हल्क सिर्फ आयरन मैन की ह्यूमन टेक्नोलॉजी से मार खा चुका है एंड इवन नॉकआउट तक हो चुका है। और इतना ही नहीं, थानोस ने सिर्फ उसे 5-6 पंचेस में इतनी बुरी तरह से नॉकआउट कर दिया कि उसकी ब्लीडिंग तक होने लगी। अब चलो मान लिया कि हल्क के पास कुछ जैसे फीट्स भी हैं, जैसे थानोस ने इसे कूट दिया बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के, और आयरन मैन ने भी कुछ ऐसा ही हाल किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हल्क के पास कम फीट्स हैं या फिर कम पावरफुल फीट हैं, क्योंकि हल्क ने इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर के खोपड़िया में चढ़ के डांस किया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अब टेक्निकली यहाँ पे हल्क की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी दोनों दिख रही है, बट यहाँ पे फोकस किया जाएगा ड्यूरेबिलिटी के ऊपर। अब इटर्नल फ्लेम वाला सर्टर कितना गर्म है इसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी। तो अब अगर इस सीन को काफ़ी अच्छी तरह से देखा जाए तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि हल्क ने सर्टर के ऊपर छलांग नहीं लगाई, बल्कि उसके 2 सो कोल्ड सींगों के ऊपर छलांग लगाई है। अब टेक्निकली सर्टर जितना भी गर्म हो, बट एटलीस्ट ये जो सींग है ये इतने गर्म नहीं होंगे। सो ये उतनी भी बड़ी फीट नहीं है। अमाना सर्टर ने उसे अपने हाथ से छुआ था, बट इतना तो हल्क सह ही सकता है। अमाना सर्टर का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, मे बी लाख में भी हो सकता है, बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो थाउजेंड्स में ही होगा। और एटलीस्ट सर्टर के पास इतनी भी ज़्यादा गर्माहट नहीं है कि वो थॉर और सुपरमैन की कंबाइनेशन पावर से भी ज़्यादा गर्म हो। सो आई डू नॉट थिंक कि सर्टर बहुत
बहुत ही ज़्यादा गर्म था और उसकी गर्माहट इंफिनिटी थी, या फिर हल्क ने यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फीट शो कर दिया है। तो देखो एनर्जी के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छी फीट इसने दिखाई है, जैसे कि स्नैप कर देना और शटर का टच सह लेना। सो यहाँ पे एनर्जी के अगेंस्ट में इसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स प्रोवाइड करूंगा, जो कि है 45 आउट ऑफ 50। लेकिन जब बात की जाए ऑब्जेक्टिव ड्यूरेबिलिटी की, तो यहाँ पे हल्क के पास ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं है, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे आयरन मैन ने उसे कोड दिया था और हल्क का थानोस ने भी काफ़ी बुरा हाल बिगाड़ दिया था। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि हल्क के पास एनर्जी बेस्ड ड्यूरेबिलिटी है बट ऑब्जेक्टिव बेस्ड ड्यूरेबिलिटी नहीं है। सो मैं यहाँ पे उसे 30 आउट ऑफ 50 पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफ़ी हैं। तो हल्क को ओवरऑल मिले 70 आउट ऑफ 100 दोनों को मिला करके, यानी एनर्जी बेस्ड ड्यूरेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड ड्यूरेबिलिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं है और काफ़ी कम भी नहीं है, यानी ओके है। अब अगर जानना है थॉर और सुपरमैन की भी ड्यूरेबिलिटी तो एंड तक देखना वीडियो। तो अगर अब बात की जाए सुपरमैन की, तो सुपरमैन डीसी का छुट्टा सांड है। अगर ये बइकला गया तो इसको संभालने वाला कोई भी नहीं है। अब मार्वल में थॉर और हल्क एक दूसरे को संभाल सकते हैं, बट एटलीस्ट डीसी के अंदर इसे संभालने वाला अभी तक नहीं पैदा हुआ। अब मे भी सैजम को पावर मिल जाए तो ये दोनों भी टक्करी हो जाए। तो अब अगर बात की जाए सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी की, तो सुपरमैन ने काफ़ी ड्यूरेबिलिटी फीट शो की हैं, जैसे कि एक न्यूक्लियर मिसाइल का हिट खा लेना, जो कि एनर्जी बेस्ड ड्यूरेबिलिटी है। और अगर पंचिंग बेस्ड ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो भाई इसने बहुत भारी अपनी ड्यूरेबिलिटी को प्रूव किया है। जिनमें पंचिंग बेस्ड ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो इसने काफ़ी आराम से डूम्सडे के पंचेस को खा रखा है। अब टेक्निकली डूम्सडे थानोस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मे भी कर्स जितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो तुम समझ ही सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये, और उसके भी पंचेस खाना बहुत बड़ी बात है। तो बैटल को और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे थानोस और डूम्सडे को भी कंपेयर कर लेता हूँ। तो बेसिकली डूम्सडे ने वंडर वुमन एंड सुपरमैन को एक साथ पेल के रखा है एंड थानोस ने भी हल्क को बड़े आराम से पेल दिया था, और थॉर उस समय अपने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में नहीं था, तो उसे ना ही गिने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट टेक्निकली डूम्सडे के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि उसने सुपरमैन एंड वंडर वुमन इन दोनों को एक साथ संभाल लिया और थानोस ने हल्क को कूट कूट के बराबर कर दिया। अब अगर बात की जाए इन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है, तो आई थिंक ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि जहाँ पे बात की जाए डूम्सडे की, तो डूम्सडे के पंचेस पावरफुल हैं, जो कि लगभग सुपरमैन को भी हर्ट कर पा रहे थे, बट स्टिल वंडर वुमन भी उन पंचेस को सर्वाइव कर पा रही थी। और वंडर वुमन बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, मतलब हद से ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, उसकी लिमिट्स हैं। और जबकि हल्क भी काफ़ी ड्यूरेबल कैरेक्टर है, लेकिन तब भी थानोस ने उसे पेल दिया अपने स्ट्रेंथ के फोकस से। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि थानोस भी लगभग डूम्सडे के इक्वल स्ट्रेंथफुल कैरेक्टर है, लेकिन तब भी थानोस के जहां 10-12 पंचेस में हल्क नॉकआउट हो गया, उसके बावजूद सुपरमैन ने न जाने कितने पंचेस ऑफ डूम्सडे खाए हैं। और इतना ही नहीं, हल्क जहां पे थानोस को बिल्कुल भी कूट नहीं पाया, सुपरमैन ने जाने कितना कूटा उसको। अब ये तो उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड रीजनरेशन कैपेबिलिटीज है कि वो बच जाता था। सो पंचिंग बेस्ड ड्यूरेबिलिटी में मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी कम है, क्योंकि जहां थानोस ने इसे 12-13 पंचेस में नॉकआउट किया था, वहां सुपरमैन ने काफ़ी ज़्यादा पंचेस, आई मीन 12-13 से तो बाई फॉर ज़्यादा पंचेस सर्वाइव किए हैं। सो एटलीस्ट तो हल्क से तो ज़्यादा ही ड्यूरेबल है अगर पंचिंग बेस्ड ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए। सो यहाँ पे मैं पंचिंग बेस्ड ड्यूरेबिलिटी में सुपरमैन को दूंगा 45 आउट ऑफ 50, क्योंकि लाइक लिटरली उसने हर किसी चीज़ के पंच खाए हैं और उसको ना के बराबर में इफेक्ट हुआ है। अब अगर बात की जाए एनर्जी बेस्ड ड्यूरेबिलिटी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब अगर आपने उसे काफ़ी अच्छी तरह से देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुपरमैन ने डायरेक्ट फेस उसका नहीं सर्वाइव किया है, जबकि सुपरमैन ने उसका इनडायरेक्ट फेस सर्वाइव किया है, क्योंकि वो अटैक डूम्सडे को लगा था, सुपरमैन को नहीं। एंड डूम्सडे पर भी लगने के बावजूद इतना भयंकर एक्सप्लोजन हुआ कि सुपरमैन उससे मर गया, आई मीन नॉकआउट हो गया। मतलब सुपरमैन ने टेक्निकली उस मिसाइल की लगभग 20 to 30% ही पावर सही है। सो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि सुपरमैन पूरी मिसाइल का पूरा टेम्परेचर खुद पर लेकर गया है। एंड अगर गूगल बाबा की माने तो गूगल बाबा के अनुसार न्यूक्लियर मिसाइल का अटैक 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो सकता है और अंग्रेजों के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अब टेक्निकली ये थॉर की बिगेस्ट लाइटनिंग से भी कई थाउजेंड टाइम ज़्यादा पावरफुल है, यानी तुम समझ ही सकते हो कि सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। बट मैंने अभी समझाया कि वहाँ पे सिर्फ 20 to 30% एनर्जी उसने सर्वाइव की है, ना कि 100% एनर्जी। सो हम ये कंक्लूड करेंगे कि उसने यहाँ पे 10 करोड़ का केवल 33% सर्वाइव किया है, यानी लगभग 3.3 करोड़ डिग्री सेल्सियस। बट इतना ही नहीं, सुपरमैन ने इसके पहले न जाने क्या क्या नहीं सहा। मतलब तुम ऐसे कैसे कंक्लूड कर सकते हो कि सुपरमैन ने पहले क्या नहीं सहा। सुपरमैन ने डूम्सडे के पंचेस सहा, और इतना ही नहीं, अगर ये भी कम पड़ जाए तो अपनी ही वीकनेस यानी कि क्रिप्टोनाइट को भी सह रखा है। अब टेक्निकली एट दैट टाइम में भी सुपरमैन हील हो चुका है, क्योंकि इस सेम में सुपरमैन जितनी स्पीड से पंच कर रहा है या फिर जितनी स्पीड से स्पेस में ले गया उसको, इससे तो मुझे नहीं लगता कि सुपरमैन अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। लेकिन तब भी थोड़ा बहुत असर तो बच ही जाता है, यानी सुपरमैन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, उसकी
इसकी 20 to 30% ड्यूरेबिलिटी ऑलरेडी खर्च हो चुकी है, तब जाके 3.3 करोड़ डिग्री सेल्सियस की एनर्जी उसे हिट कर पाई है। यानी यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि सुपरमैन 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, जो कि लगभग डबल है 3.3 करोड़ डिग्री सेल्सियस का, सर्वाइव कर सकता है। यानी सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मैं उसको 40 आउट ऑफ 50 पॉइंट्स दे देता हूँ, क्योंकि इससे कम देने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल पावर है। तो अब बात कर लेते हैं गॉड ऑफ थंडर थॉर की, जिसने काफ़ी बड़ी फीट शो की है, जो है न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को फेस करना। अब अगर मैंने इसके बारे में कुछ और बात की तो लोग मुझे फैन बॉय कहेंगे, तो लोग गूगल का स्टेटमेंट सुनो। तो गूगल के अकॉर्डिंग अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार न्यूली फॉर्म्ड है तो उसका टेम्परेचर 10 की पावर 11 से लगा करके 10 की पावर 12 केल्विन तक हो सकता है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका है, यानी वो काफ़ी बुढ़ा हो चुका है, अगर उसका टाइम ख़त्म हो चुका है, यानी न्यूट्रॉन स्टार भी अबाउट टू डिस्ट्रॉय होने वाला है, तब उसका टेम्परेचर 10 की पावर 6 केल्विन हो जाता है। बट द मेजर फैक्ट इज कि न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एज 10 बिलियन साल की होती है। अब 10 बिलियन साल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा निदर विलर में ऑर्डिनल बॉर ने यूज किया है। अब अगर बॉर की भी एज का अनुमान लगाया जाए तो बॉर ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 साल के रहे होंगे। यानी एक न्यूट्रॉन स्टार के कंपेरेबली में कुछ भी नहीं होता है। एंड जो न्यूट्रॉन स्टार हमने निदर विलर में देखा वो 100% एक न्यूली फॉर्म्ड स्टार है, क्योंकि इसको बॉर ने ही सबसे पहले यूज किया था। एंड टेक्निकली दैट्स वाई बॉर के बाद अभी तक 50,000 साल ही हुए हैं, जो कि एक स्टार की एज के बिल्कुल न्यूली स्टार्टिंग टाइम है। और तुम्हें क्या लगता है कि 50,000 साल पूरे 1,000 करोड़ सालों के सामने कितना होगा? और सच में एक न्यूट्रॉन स्टार के पास 1,000 करोड़ साल की एज होती है, और हमारे सन के पास भी कुछ इतनी ही एज है। यानी तुम समझ ही सकते हो कि 50,000 साल, 1 लाख साल और यहाँ तक कि 10 लाख साल भी उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे उसको 10 की पावर 11 मान लेते हैं। चलो 12 नहीं मानते, क्योंकि चलो 1-2 लाख साल का काट देते हैं 12 वाला। अब केवल अगर 10 की पावर 11 केल्विन एनर्जी भी ली जाए और उसे मैं डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करूँ, तो देखो गूगल बाबा क्या कहता है। अब गूगल के अकॉर्डिंग ये अमाउंट होती है जब हम 10 की पावर 11 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो तुम देख सकते हो 99 बिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और चलो मैं 10 की पावर 11 को 10 की पावर 10 भी कर दूँ तो भी 9 बिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और वहाँ पर अगर हम पूरी मिसाइल का टेम्परेचर भी ले लें, मतलब काटे भी ना 20-30% ये सब भी ना काटें, तो भी उस मिसाइल का टोटल टेम्परेचर होता है 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और जबकि अगर हम 10 की पावर 10 केल्विन को लेते हैं, जो कि किसी भी हद से नहीं लेना चाहिए, 10 की पावर 11 लेना चाहिए, बट इसके लिए अगर मैं 10 की पावर 10 भी लूँ तो यहाँ पे 9 बिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 900 करोड़। यानी इस एक्सप्लोजन, यानी ये जो मिसाइल गई, इस एक्सप्लोजन के कंपेरेबली न्यूट्रॉन स्टार वाला हीट 90 से 900 गुना ज़्यादा पावरफुल है। विश्वास ना हो तो तुम पूरी कैलकुलेशन को एक बार फिर से करके देख सकते हो, मैंने कहीं कुछ चीटिंग नहीं की। एंड टू बी ऑनेस्ट, तुम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, तुम्हें कुछ ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा पॉइंट में, लेकिन लगभग इतना ही रिजल्ट मिलेगा। तो अब तुम्हें क्या लगता है, सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी एनर्जी प्रोजेक्शन में थॉर के आसपास भी नहीं है? लाइक लिटरली थॉर एनर्जी प्रोजेक्शन के मामले में बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है उससे। सो एनर्जी बेस्ड ड्यूरेबिलिटी में थॉर को 50 आउट ऑफ 50 लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर पंचिंग बेस्ड ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो एंड गेम थानोस ने कम से कम 20 पंचेस मारे थे थॉर पे, तब जाके वो कहीं नॉकआउट हुआ, और जबकि हल्क से 12 पंचेस में नॉकआउट हो गया था। मतलब थॉर हल्क के कंपैरेबली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड गेम वर्जन में ही। इन्फिनिटी वॉर वर्जन को तो हटा ही दो। और अगर अब बात की जाए सुपरमैन की, तो सुपरमैन ने डोम्सडे के बहुत ज़्यादा पंचेस खाए हैं, और मुझे नहीं लगता कि एंड गेम थानोस इतने सारे पंचेस अगर थॉर को मार दे तो थॉर बचेगा। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे एंड गेम थॉर था, इन्फिनिटी वॉर थॉर नहीं। सो पंच बेस्ड ड्यूरेबिलिटी में मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि थॉर और सुपरमैन बिल्कुल इक्वली पे हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि थॉर की पंच बेस्ड ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी, लाइक 1 पॉइंट या फिर 0.5 पॉइंट सुपरमैन से कम है। और वैसे भी सुपरमैन के पास अब एक नया सूट आ गया जो उसकी पंच बेस्ड ड्यूरेबिलिटी में काफ़ी मदद कर सकता है। तो टू बी ऑनेस्टली मुझे खुद लगता है कि थॉर की पंच बेस्ड ड्यूरेबिलिटी सुपरमैन से थोड़ी सी, लाइक बिल्कुल थोड़ी सी कम है, लेकिन कम है। तो मैं यहाँ पे थॉर को 44 आउट ऑफ 50 दूंगा। अब तुम पॉइंट्स देख ही सकते हो, क्योंकि एनर्जी प्रोजेक्शन में सुपरमैन का बहुत बुरी तरह से कट चुका है, मानो या ना मानो, बट एक्सेप्ट दिस ट्रुथ दैट सुपरमैन इज लेस ड्यूरेबल दैन थॉर। एटलीस्ट फीट्स के बेसिस पे तो कम ही ड्यूरेबल है। अब सुपरमैन वर्सेस थॉर का मैं कुछ लफड़ा नहीं उठा रहा, नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। सुपरमैन और थॉर में कौन ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब था ड्यूरेबिलिटी से, जिसके पॉइंट्स तुम देख ही सकते हो। थॉर इज नंबर 1, सुपरमैन इज नंबर 2 एंड हल्क इज नंबर 3।
अब मेरी तुम लोगों से एक ह्यूज रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, खास करके उस चैनल पे जहाँ पे सुपरमैन के फैंस ऐसा कहते हैं कि थॉर इज लेस ड्यूरेबल, और एटलीस्ट उस चैनल पे जहाँ पे सुपरमैन की बड़ी बड़ी क्लिप्स को थॉर की छोटी छोटी क्लिप्स से मैच करके एक वीडियो बना दी जाती है एंड ट्राई टू सेइंग कि थॉर इज लेस पावरफुल, वहाँ पे तो शेयर कर ही देना इस वीडियो। अब अगर तुम्हें थॉर वर्सेस सुपरमैन देखना है तो ये वाली वीडियो पे क्लिक कर दो, और अगर तुम्हें जानना है कुछ और तो दूसरी वाली वीडियो पे क्लिक कर दो, बट क्लिक करके जाना। बाकी मिलेंगे कल।